नमस्कार मित्रों, आप सभी का टारगेट बिफोर एग्जाम्स में स्वागत और अभिनंदन है। आज की क्लास यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास होगी। कहते हैं ना, मंजिल मिल ही जाएगी, सब्र तो कर, रास्ते चाहे जितने भी कठिन हो, तू केवल चल, तू केवल चल। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप इसी तरह अपने इस चैनल से टारगेट बिफोर एग्जाम से जुड़कर अपने उज्जवल भविष्य के सपने को पूरा करते रहिए। आज हम यूपी टेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की बात करेंगे और यूपी टेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आपसे बार बार वही क्वेश्चन रिपीट में पूछ लिए जाते हैं। आज उन क्वेश्चनों की चर्चा होगी, तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपनी आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की क्लास की शुरुआत करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया। ये राष्ट्रीय गान से संबंधित बहुत से क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय गान किसने लिखा, तो आप बता देंगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम किस अधिवेशन में गाया गया, तो आप बताएंगे कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में गाया गया। आपसे पूछ लिया जाता है राष्ट्रीय गान कितने सेकेंड का होता है, तो आप बता देंगे कि 52 सेकेंड का राष्ट्रीय गान होता है। ठीक है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि उस समय कलकत्ता के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उस समय अध्यक्ष कौन था, तो आप बता देंगे पंडित विपिन नारायण दत्त जी थे। राष्ट्रगान से संबंधित एक और टॉपिक ये है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से इसे 1912 में प्रकाशित किया था और इसको 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो ये राष्ट्रीय गान से संबंधित इतने आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे देखें, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, अजमेर में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में कौन सी अधिक हानिकारक है। तो जब इसको हमने पढ़ाया था आप लोगों को साइंस में, तो आपको बताया था कि यूवी जो होती है, यूवी-सी होती है पराबैंगनी किरणें, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। अब अपना आप चौथा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। प्रोटीन है भाई जैव मंडल का, मृदा है, फास्फोरस भी है, लेकिन कौन सा नहीं है, कवक नहीं है। ये कवक कैसा घटक है, ये जैविक घटक है, अजैविक घटक नहीं है। गिर फेर परियोजना अवस्थित, गिर फेर कहाँ पाया जाता है भाई, गिर कहाँ है, गिर गुजरात में है, तो कहाँ होगा ये परियोजना कहाँ अवस्थित हो जाएगी, गुजरात में अवस्थित हो जाएगी। देखिए गिर फेर परियोजना अवस्थित कहाँ हो जाएगी, गिर कहाँ है, गिर अभ्यारण्य कहाँ है, गुजरात में है, तो गुजरात आप लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, WWF से आशय है इसका फुल फॉर्म बता दिए। एक डब्ल्यू का हो गया वर्ड, एक डब्ल्यू का होगा वर्ड, एक का हो गया वर्ड, दूसरे का हो गया वाइल्ड लाइफ, एफ का हो गया फंड। तो सी नंबर का विकल्प देखिए, वर्ड वाइल्ड लाइफ फंड हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप जल्दी से देखिए अपना, अभी जब नदी तंत्र पढ़ा रहा था तो गंगा नदी तंत्र आपको बताया हूँ। गंगा नदी निकलती कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। कितनी लंबी है, 2525 किलोमीटर की, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए अपना क्या है, भारत में निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। भारत की पूछ रहा है ना, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड, इसका नाम सुना होगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन में संबंधित है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, कोटापैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है एंडीज। कहाँ पे अवस्थित है, ये एंडीज में अवस्थित है। कोटापैक्सी जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है।
और ये कहाँ किस महाद्वीप में स्थित, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और ये कहाँ पे है, इक्वाडोर में क्या है, इक्वाडोर में एंडीज पर्वतमाला है, वहीं पर ये स्थित है। ये कैसा ज्वालामुखी है, ये जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बारे में आप याद रखना, आपसे पूछ लिया जाएगा कि कोटापेक्सी ज्वालामुखी जो जागृत ज्वालामुखी है वो कहाँ पर है, तो आप बता देंगे, कहाँ बता देंगे आप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप बताएंगे। और कहाँ पे बताएंगे, इक्वाडोर में एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तिब्बत की फांगपो नदी भारत किस नाम से जान, तिब्बत की फांगपो आपको जब पढ़ाया गया था, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ाया गया था, तो उसमें बताया गया था कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहा जाता है, फांगपो कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका ब्रह्मपुत्र सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है। घास भूमि क्षेत्र में तो सबसे क्या पूछ रहा है, घास भूमि क्षेत्र परितंत्र में खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है, शाकाहारी, जीवाणु, मांसाहारी या शाकाहारी, नहीं भैया मांसाहारी होता है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला सबसे ऊंचा स्तर उपभोक्ता कौन होता है, मांसाहारी होते हैं। ठीक है, अगला देखें, अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, जो वायुमंडल के जो स्तर है वो सबसे नज़दीक कौन सा है, पहला लेयर कौन सा आता है, क्षोभ मंडल आता है ना, क्षोभ मंडल सबसे नज़दीक है, पहला लेयर क्षोभ मंडल से स्टार्ट होता है, बाहरी वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, बाह्य मंडल, तो क्षोभ मंडल से स्टार्ट होता है, तो ये हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य हैं, ये क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य, तो कितने हैं, 5। ठीक है, कितने, 5। और कितने सदस्य होते हैं इसमें, 15 सदस्य होते हैं। 10 कैसे होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं और 5 अस्थायी होते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं, सदस्य स्थायी 5 है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है उसमें कुल कितने होते हैं, तो कुल आप बता देंगे 15 होते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा अस्थायी कितने होते हैं, तो बता देंगे 10, और स्थायी कितने होते हैं, 5। कौन कौन से स्थायी सदस्य होते हैं भैया, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये 5 ऐसे देश सदस्य हैं जो हमेशा परमानेंट बने रहेंगे, और 10 अस्थायी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फरिश्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित, फरिश्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, फरिश्का कहाँ पे है, राजस्थान में है, तो ये फिर क्या हो जाएगा विकल्प में, राजस्थान। और राजस्थान में कहाँ, राजस्थान के अलवर जिले, कभी कभी जिला भी दे दिया जाता है तो जिला भी याद रखना। फरिश्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित राजस्थान में तो है, लेकिन राजस्थान में कहाँ, अलवर जिले। ठीक है, अगला देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में आप देखेंगे तो ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, सूर्य प्रकाश। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सूर्य प्रकाश से ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक मार्ग का संबंध है, एक मार्ग कहाँ लगाया जाता है, एक मार्ग गुणवत्ता को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। जब आप कोई खाद्य सामग्री खरीदते होंगे, ठीक है, कृषि खाद्य सामग्री खरीदते होंगे, तो उसके ऊपर एक मार्ग लगा होता है, वो क्वालिटी को डिनोट करता है। तो गुणवत्ता को जांचने के लिए क्या करता है, एक मार्ग लगाया जाता है। अगला देखें, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। अच्छा, ये आर्सेनिक क्या होता है, इसकी अभी एक चर्चा हुई थी, पारे की अधिकता से वो मिनी माता रोग हो गया था ना, तो वैसे ही आर्सेनिक की अगर अधिकता हो जाएगी तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा, ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाएगी। और आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक किस राज्य में है, तो अपने पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल आप लगा देंगे बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, 1972 में। और किस लिए पारित किया गया था, इसमें अवैध जो शिकार होता है, जानवरों का शिकार और व्यापार को रोकने के लिए ये अधिनियम बनाया गया था 1972 में। ठीक है, इसमें जुर्माना और दंड का भी प्रावधान था। 1972 अधिनियम मैं बहुत कायदे से आपको समझाऊंगा और बता भी दूंगा।
तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में, और किस लिए पारित किया गया था कि जानवरों का जो अवैध शिकार हो रहा है और उनका व्यापार हो रहा है उनको रोकने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, दूध से जो दही बनाने की प्रक्रिया है उसको किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। ठीक है, दूध से दही जो बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो दूध से दही बनाने का प्रोसेस में एक जीवाणु पाया जाता है, उस जीवाणु का क्या नाम है? तो उस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। आपने खूब सुना है ना। तो उस जो जीवाणु क्या मान बना उस जीवाणु का क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। तो दूध से दही बनाने की प्रक्रिया किण्वन है, उसमें क्या पाया जाता है? कौन सा जीवाणु पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन देखें, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया आपका। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया है। सोवियत संघ मतलब रूस से, USSR, इसको क्या कहा गया है? रूस कहा गया है। ठीक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, USSR हो गया है। ठीक है, तो ये सोवियत संघ मतलब रूस से लिया गया है। अब से पूछ लिया जाता है मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? तो 51 का में। कहाँ पे? 51 का में। और भाग पूछ लिया जाएगा तो आप बता देंगे भाग 4 में। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 का में इसका वर्णन किया गया है। अगर आपसे पूछ लिया मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है तो आप बेहतरीन तरीके से 11 बता देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भैया, ध्रुव तारा कहा जाता है। भाई, जो उत्तर की ओर तारा निकलता है उसी को ध्रुव तारा कहा जाता है। तो आप आंख मूंद के क्या लगा देंगे? उत्तरी तारे को लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में आया था। और किसके लिए आया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया 1973 में। ये 1973 में आया था। बाघ मतलब टाइगर के संरक्षण के लिए अधिनियम बनाया गया था। इसे कहते हैं, इसे क्या कहा गया था? प्रोजेक्ट टाइगर कहा गया था। ठीक है, अगला देखें, फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी चमोली का नाम आपने सुना होगा। चमोली उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तो इसे क्या कहा गया है? फूलों की घाटी। और यूनेस्को ने इसको क्या कहा? इन्होंने विश्व धरोहर स्थल में भी घोषित कर दिया है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है तो आप उत्तराखंड बताएंगे। जिला पूछ लिया जाएगा तो चमोली बताएंगे। और क्या बताएंगे? ये कैसा है? ये विश्व धरोहर स्थल में यूनेस्को ने इसको शामिल कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखें, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती? बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया गया था कि एक वयस्क मानव की कुल अस्थियों की संख्या 206 होती है। और जब बच्चा छोटा होता है तब कितनी होती है? आप बता देंगे कि 300 होती है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित कहाँ है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका है एम्स्टर्डम में है। कहाँ है? एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम कहाँ पे है? नीदरलैंड में है। कहाँ है? नीदरलैंड में। आपसे पूछ लिया जाएगा ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो एम्स्टर्डम बता देंगे, जो नीदरलैंड में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी। कब हुई थी? 1971 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान ... का ऑक्सीकरण एवं ... का अपचयन होता है। तो ऑक्सीकरण तो जल का होता है और अपचयन किसका होता है? NADP का होता है। NADP क्या है? निकोटीन एमाइड डाई निक्लोटाइड फास्फेट। ठीक है, तो आपका ये A नंबर का विकल्प एकदम से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछ रहा है। यह एक स्वच्छ ईंधन सत्य है, एक उच्च मान का है, यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, ये भी सत्य है, या मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, ये असत्य है। भाई, LPG मीथेन नहीं उत्सर्जित करता है। ठीक है, ये प्रोपेन और ब्यूटेन को उत्सर्जित करता है। तो ये एकदम से गड़बड़ है। मीथेन आपको दलदलीय स्थानों पर पाया जाता है। LPG में केवल प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, D नंबर आपका एकदम कन्फर्म हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। तो आपने चार्ल्स डार्विन को हाई स्कूल में पढ़ा होगा। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, प्रजातियों की उत्पत्ति, चार्ल्स डार्विन की रचना है। इसको अंग्रेजी में भी कभी कभी पूछ लिया, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसकी रचना है? तो आप बता देंगे चार्ल्स डार्विन की। अगला देखें भाई, मकर रेखा है। मकर रेखा को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था कि क्या है?
23 अंश क्या है? दक्षिणी। ठीक है, 23.5 अंश दक्षिणी क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 अंश अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 अंश अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ये बेहतरीन तरीके से आपको बताया गया था। अगला क्वेश्चन देख लें भाई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? हेग। और हेग है कहाँ? हेग आपका नीदरलैंड में है। ठीक है, और इस मुख्यालय की स्थापना आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप बता देंगे 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो संविधि है, जो उसका पूरा प्रपत्र है, उसमें 5 अध्याय और कितने अनुच्छेद हैं? 70 अनुच्छेद हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है, एक बार पूछ भी लिया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ हुआ था, तो हेग नहीं दिया था, नीदरलैंड दिया था। और स्थापना पूछ लेगा तो आप बता देंगे 3 अप्रैल 1946। और इसमें क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 5 अध्याय और केवल 70 अनुच्छेद हैं। ये भी याद रखना, पूछ लिया जा सकता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि आज यूपी टेट प्रीवियस ईयर की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी और कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा कि आपको किस सब्जेक्ट की कौन सी क्लास चाहिए। इसी तरह आप अपने इस चैनल पे टारगेट बिफोर एग्जाम से जुड़े रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपने उज्जवल भविष्य के सपने को पूरा करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।